अस्सलाम वालेकुम। अफसाना है पसली का गुमशुदा हिस्सा, मोहब्बत। कहाँ भटक रहे हो, किधर का रुख किए हुए हो, किन चीज़ों के फ़रेब में आ गए हो। एक गूंजदार गैर मानूस सी आवाज़ मेरी समाज से टकराई। मैं एकदम चौंक कर उठ बैठा। मेरे चारों तरफ धुआं ही धुआं था, सर्द धुआं। मुझे सर्दी का एहसास होने लगा। अगरचे अक्टूबर का महीना चल रहा था और हमारे शहर में सर्दी इन दिनों नामुमकिन सी बात थी। मैंने आंखें पूरी तरह खोलकर अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया और नीचे उतरने के लिए जैसे ही टांगें बिस्तर से नीचे की तो मेरे पैरों ने जमीन ही महसूस नहीं की। वो लटक गए, जैसे मेरा पलंग जमीन पर ना हो बल्कि फजा में मुअल्लिक हो। ये कैसा एहसास था। मैंने अपनी आंखें अच्छी तरह मली और जो मैंने देखा उसने ना सिर्फ मेरे 14 तबक रोशन कर दिए बल्कि मेरे होश भी उड़ा दिए। गले में खुश्की के कांटे उगने लगे। मैं अपने कमरे में अपने बेड पर नहीं था। मैं कहीं किसी नामालूम दुनिया में था, जहाँ हर तरफ दूधिया रंग का धुआं था और इसमें ना ज़मीन थी और ना ही आसमान। फक्त खला था जिसमें मेरा बिस्तर लटका हुआ था। मैं समय की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करने लगा। मैं शराब नहीं पीता था और ना ही किसी किस्म का दूसरा नशा करता था। हत्ता कि नशावर अद्वियात का इस्तेमाल भी नहीं करता था। खांसी या फ्लू के लिए नींद वाला शरबत भी नहीं पीता था। बस सिगरेट, वो भी रोज के 4 से 6। तो क्या मेरी मत मारी गई है? मैंने अपने गुज़िश्ता रात के डिनर मेन्यू को याद किया तो वो भी सादा सा था। ज़ाहिर है एक मिडिल क्लास का मुलाजिम पेशा आदमी महीने के आखिरी अय्याम में किसी भी नौयत की अय्याशी अफोर्ड नहीं कर सकता था, ख़ास तौर पर जब उस पर कई तरह की घरेलू जिम्मेदारियां भी हों। मैंने भी रात को दाल चावल खाए थे और फिर ज़िंदगी की वाहिद अय्याशी यानी मुतालिया करके सो गया था। मैंने किताब कौन सी पढ़ी थी? तो वो तो इंतहाई खूबसूरत सा नावल था, मोहब्बत पर लिखा हुआ। मोहब्बत भी कोई ड्रामा और सौंप वाली नहीं, खालिस्तान मोहब्बत के सच्चे जज्बों की अक्कासी करता हुआ नावल। और सच बताऊं तो महमूद ज़फ़र इकबाल हाशमी का ये नावल सफ़ेद गुलाब मैं हर 3-4 माह बाद ज़रूर पढ़ लिया करता था, सिर्फ मोहब्बत को समझने के लिए। मुझे गुज़िश्ता शब के सारे वाक़यात अपनी जुज़ियात समेत याद थे। इसका मतलब था कि मेरी ज़हनी हालत ठीक है। मगर ये सब क्या है? जब मुझे अपनी मौजूदा कैफियत समझ में नहीं आई तो मैं उन अल्फाज पर गौर करने लगा जिनको सुनकर मेरी नींद खुल गई थी। कितने सादा से अल्फाज थे और कितने साफ। मैंने अपने दिमाग में दोहराने लगा। कहाँ भटक रहे हो और किधर का रुख किए हुए हो, इन चीज़ों के फ़रेब में आ गए हो। मैंने जैसे ही इन अल्फाज को दोहराना शुरू किया गोया मेरे दिमाग में हथौड़े से बजने लगे। बेशक मैं बड़ा ही दुनियादार आदमी हूँ, एक अदद गर्लफ्रेंड भी है, मेरी ही तरह की मिडिल क्लास तबके की, मसाइल से उलझी हुई, मसाइल से लड़ती हुई। मगर हम दोनों ही अपनी माहाना सेविंग से एक डेट ज़रूर मारते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और पार्क में लंबी वॉक के बाद कोई सुनसान सा गोशा हमारा रफ़ीक बन जाता है। मैं इसकी गोद में सर रख कर लेट जाता हूँ। हल्की फुल्की मस्तियाँ भी होती हैं। मुझे उसके होंठ और सीने पर अस्तादा 2 भारी भारी चोटियाँ बहुत पसंद हैं। उस दिन उनकी शामत आ जाती है। वापसी पर रात के अंधेरे में मेरे हाथ पीछे मसरूफ़ रहते हैं और मौका देखकर मैं उन्हें काट भी लेता हूँ। वो मुझे कुछ नहीं कहती, बस आंखों में शिकवे भरे आंसू। ये मेरा ज़ाती ख्याल है और आपका इससे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं कि औरत मोहब्बत करती है और मर्द सिर्फ फ्लर्ट। मुझे वो भी याद आई और बड़ी शिद्दत से याद आई। मैं अपने मसाइल के बहानों में गुम होकर उसकी मोहब्बत को इस्तेमाल कर रहा था। मैं एक औरत के साथ जो शायद नहीं यकीनन मेरी ही मोहब्बत की पाकीज़ा पसली का गुमशुदा हिस्सा है और कई सालों से मेरे साथ है, मेरे हिस्से के सारे दुख खुद में समेट लेती है और मेरा हौसला बढ़ाती है। सच कहूँ तो हर माह जो एक नई किताब मेरे शेल्फ का हिस्सा बनती है उसकी स्पॉन्सर वही होती है। और हर दूसरे महीने एक नई शर्ट भी। मेरी बहनें उसी के कॉलेज में पढ़ती हैं जहाँ वो पढ़ाती है। मेरी बहनें मेरी मोहब्बत की गवाह भी हैं और उसकी हमायती भी।
اکثر کہتی ہیں کہ بھائی انہیں لے آئیں، وہ بہت اچھی ہیں۔ خلا میں مولک اس بستر پر پریشان حال بیٹھا جہاں میں اماں ابا اپنے بہن بھائیوں کے لیے پریشان ہو رہا تھا، وہیں وہ مجھے پوری شدت سے یاد آئی۔ اس کی محبت اور عقیدتیں یاد آئیں۔ ساتھ مجھے اپنے چہرے پر نمی کا احساس ہوا۔ ہاں، میری آنکھوں میں آنسو تھے، محبت کو تسلیم کر لینے کے آنسو۔ ہاں، وہ میری گرل فرینڈ نہیں تھی، وہ تو میری محبت تھی، اور میں روایتی دنیاوی بہکاوے میں مبتلا ہو کر اسے صرف ایک عام لڑکی سمجھ رہا تھا اور وقت پاس کر رہا تھا۔ اس کی شادی کہیں اور ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ کیا مجھے اتنی محبت کوئی اور دے سکے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں چلا اٹھا۔ میں نے بے ساختہ سر ٹیبل پر رکھے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میرے ہاتھ میز سے ٹکرائے، اور اسی دوران میں نے اپنے پاؤں کے نیچے زمین محسوس کی۔ آنکھوں کے آنسو صاف کیے تو میں اپنے کمرے میں تھا، ہر چیز واضح تھی، اور میں خوشی سے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنی محبت کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، اسے یہ بتانے کے لیے کہ میں بہت جلد اس کے پاس اسے لینے آ رہا ہوں۔